साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान मैथोलॉजी पर। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे से हमारे साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इंग्लिश मेंस का जो भी सीजीएल हुआ है उसमें उसका एनालिसिस कर रहे थे और 18 जनवरी के 15 क्वेश्चन का एनालाइज हम कर चुके हैं और उसके बाद 15 क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो कि आप लोग 15 क्वेश्चन देखे, बहुत ही ईजी था, ईजी पोर्शन पार्ट था। आगे भी उसी तरह का पार्ट है, तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट्स बिगिन। पहला मेरा 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी PQRS का क्वेश्चन है, जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। जब भी हम जम्बल्ड सेंटेंसेस देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे। ये A, D और B से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है ये C से शुरू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब A में कह रहा है इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस। अब कह रहा है इट रिक्वायर्स, तो कोई चीज के बारे में तो बताया गया किस चीज को रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले तो इसके बाद पहले कोई चीज आएगा ना, तब तो इट होगा। इसका मतलब ए से शुरू नहीं हो सकता, बात समझना है। जैसे बोल रहा है इट रिक्वायर्स, तो पहले तो कोई चीज आएगा ना, तब उसको बोलेगा ना इट, प्रोनाउन उसको देंगे। पहले कोई सब्जेक्ट आना चाहिए ना, तब उसको प्रोनाउन इट देंगे। तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है मेरे लिए। फिर बोल रहा है दैट इनेबल इट, और सी से शुरू ही नहीं हो रहा है। चलिए डी, एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो एंड से कैसे शुरू कर सकते हैं? ये भी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे पास दो ही बचता है कि बी से शुरू हो सकता है। इसका मतलब बी से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? बी से। कह रहा है इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, कह रहा है कि यदि आपको जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीना है तो इट रिक्वायर्स, लाइफ को क्या चाहिए, इसको अच्छा नीड पड़ेगा। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस। इसका मतलब बी के बाद ए फॉलो करना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है, बी के बाद ए। अब पूरा अच्छे से पढ़िए, देखिए मिल जाएगा। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थितियां भी आपके लायक हो, दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप, जो कि आपको इसमें सक्षम बनाएगी और आप क्या हो पाएंगे? डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल ही सही है ये। मतलब कि आप एक बात समझ लीजिए, जब भी जम्बल्ड सेंटेंसेस बना रहे हैं, जिसको PQRS हम लोग कहते हैं या ABCD कुछ भी कह सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद छांटने का कोशिश करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। डायरेक्ट जो है यही क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, सबसे पहले ऑप्शन पर चलना है। जैसे कि हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में भी देखे हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, नरेशन में भी देखे हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये सब ऑप्शन एलिमिनेशन से बनता है। तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही बात, डायरेक्ट स्पीच वाला है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। देखिए पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा है, ध्यान देना क्या पूछ रहा है। डायरेक्ट स्पीच में पूछा है। क्या पूछा है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में दिया है, पूछ रहा है इसका डायरेक्ट क्या होगा। यहां लिखा है हैड बीन पोस्टपोन्ड। क्या लिखा है? हैड बीन। और इधर लगा है इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब इधर का पार्ट जो है पास्ट में है, तो इधर चेंज होगा। तो हैड कब होगा? जब हैज रहेगा तब ना हैड होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सिंपल सा बात है। तो हैज वाला यहाँ भी है, हैज वाला यहाँ भी है, तो इसी दोनों ऑप्शन में हो सकता है। ये तो वाज है, ये नहीं होगा। ये हैड है, ये नहीं होगा। अब ये नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पे लिखा है टीचर इन्फॉर्म्स, ये तो प्रेजेंट हो गया ना। जब ये प्रेजेंट रहेगा इधर का चेंज ही नहीं होता है, इसका मतलब इधर पास्ट है ना, इन्फॉर्म्ड, यही होगा। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ही आसान है। ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाएंगे, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग। और अप्रोप्रिएट मीनिंग कहने का मतलब क्या हो गया? सिनोनिम खोजना है। क्या खोजना है? सिनोनिम खोजना है। बोल रहा है ही वॉक्ड लीजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस, मतलब कि वह एंट्रेंस की ओर लीजरली। लीजर क्या होता है? मतलब कि मतलब आराम से, मतलब लापरवाह तरीके से, मतलब कोई उसमें तेजी पूर्वक नहीं है, आराम से जा रहा है। जाएंगे पहुंचेंगे, इस तरह से मौज मस्ती से पहुंच रहा है। तो आराम से क्या हो सकता है? तो हैस्टली, हैस्टली का मतलब हो गया बड़ा तेजी करेगा वो, तेजी से। तो इसका अपोजिट पूछता तो ये हो सकता था। फिर बोला विथ अ किक स्टार्ट। विथ अ किक स्टार्ट इस तरह समझिए जैसे कि मोटरसाइकिल में किक मारे तुरंत क्या हो जाता है? गाड़ी स्टार्ट होता है, आगे बढ़ने लगता है। वैसे किक स्टार्ट का मतलब हुआ कोई भी चीज पे तुरंत अटैक कर देना। तो ये भी तेजी से होगा।
ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। विदाउट हेस्ट लिखा हुआ है, मतलब तेजी तो है लेकिन बिना तेजी के, इसका मतलब यही ना होगा, बिना तेजी के मतलब आराम से जा रहा है। बाकी है री एश्योरिंग। अब ये समझिए, एक वर्ड होता है एश्योर। एश्योर का मतलब क्या होता है, किसी को आश्वासन दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, एश्योर हुआ। क्या हुआ, आश्वासन देना। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम आपको एश्योर करते हैं कि आपका ये काम हम कर देंगे, तो मतलब आपको दिलासा दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे। और री एश्योर में ना पुनः पुनः आश्वासन दिलाना, किसी चीज में री लग जाता है उसका मतलब दोबारा हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब री एश्योर में ना पुनः आश्वासन दिलाना, तो बिल्कुल वो तो होना ही नहीं था। तो बाकी सारे ऑप्शन को हम छांट के देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन पर पहुंच जा रहे हैं। चलिए ये भी आप कर लेंगे। देखिए कितना आसान आसान पूछ रहा है। यदि क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, और यूट्यूब पर भी हम लोग जो पढ़ाते हैं उन्हें ध्यान से करेंगे, तो आपका बहुत ही मेहनत रंग लाएगा। बट करना है, मेहनत से करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कर रहा है, फिर पूछा है डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भरमार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, नरेशन वॉइस इस सबको मेंस के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करके रखना है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इजी क्वेश्चन है। ये ऐसा पोर्शन होता है नरेशन वॉइस जो कि स्कोरिंग पोर्शन होता है, इसके इसीलिए इस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको स्कोर आएगा। समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन पर आपको कितना 3 मार्क्स मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर द पुलिस टू गेट वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर्ड लगा हुआ है, मतलब पास्ट में है। क्या है, पास्ट में है। इसका मतलब इधर का पोर्शन भी चेंज होगा, चेंज होगा। ये तो इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ऑर्डर द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज। अब समझिए दोज कब होता है, दीज का बन जाता है दोज। क्या बन जाता है, दीज का दोज बन जाता है। दीज का दोज, जैसे दिस रहेगा, रेड रेड हो रहा है, जैसे कि दिस रहेगा तो उसका दैट बन जाता है। ध्यान रखना है ये सब चीज। तो दीज वाला देखिए, अच्छा इस ऑप्शन में दियर आ गया तो ये नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में दीज आया है, इसमें भी दीज आया है, इसमें भी दीज आया है, तो कौन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये ऑप्शन क्या कर रहा है, मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू एंड दीज राइट्स। ठीक है, वर्क ऑल नाइट, यहां मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दीज राइट्स। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ, पुट एन एंड, एंड के आगे क्या लगा हुआ है, एन भी लगा हुआ है। क्या इसमें लगा हुआ है, धरपड़ में गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, इसमें एन नहीं लगाया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, द मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट, ये एक तरह का ऑर्डर है ना, इसीलिए ये डायरेक्ट पास्ट डायरेक्ट फॉर्म में लिखाएगा, वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दिस राइट, ये ठीक है। अब इसमें क्या गड़बड़ी, ये भी देख लेंगे, द मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट, टू लग, यहाँ सिर्फ टू लिखा, यहाँ एंड नहीं लिखा, यहाँ देखिए एंड नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ ना एंड भी, तो एंड भी तो आना चाहिए था, वो नहीं आया है इस पार्ट में, इसका मतलब ये गलती हो गया। ये मतलब कि कुछ देखिए इसमें सबको सही है लिखा है, कहीं एंड नहीं लिखा है, कहीं एंड नहीं लिखा है, तो वो सब चीजों को भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कौन चीज मिसिंग है, थोड़ा सा पोर्शन से गलती हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत बच्चे जानते होंगे, बट वो ये चीज ध्यान नहीं दिए होंगे कि यहाँ एंड के आगे एंड भी लिखा हुआ है, मार दिए वो टिक, तो गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना, ये नहीं कि जान रहे तो जल्दी जल्दी कर दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या कर रहा है, प्रोनाउन भरना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है मिस्टर अमित कुमार प्रोप्राइटर ऑफ जाइलिंग पेंट्स इज नोन फॉर डैश ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन बिजनेस एरिना। ठीक है, अब मिस्टर अमित कुमार ये क्या है, मेल है कि फीमेल है,
सिंपल सा बात है, मिस्टर लगा हुआ है तो मेल ही ना होगा, मिस्टर लगा हुआ क्या है, मेल है। तो हर किसके लिए आता है, हर सी के लिए आता है, तो ये नहीं होगा। इट किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है, नहीं होगा ये। दे प्लूरल के लिए आता है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, इस ही जी ना होगा मिस्टर अमित कुमार के लिए। मिस्टर अमित कुमार एक सिंगुलर है और एक ही आदमी का नाम है और मेल आदमी है, इसीलिए ही से बनेगा उसका हिज, पॉजेसिव केस में जो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ हिज लगेगा। चलिए आगे करेंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग इसका। ध्यान रखिए, जैसे कि ही होता है ना, फिर हिज होता है, फिर इसका हिम होता है। जैसे कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ केस में, तो वहाँ पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट ही बताते हैं। जैसे कि ये बताते हैं ही, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस दो तरह का होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। वो क्लास में हम डिटेल में करते हैं। जब कभी यहाँ पर प्रोनाउन आप लोग बोलिएगा कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, यहाँ पर जब हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। बट अभी आप ये जान लीजिए, मेल आदमी था इसीलिए उसके लिए हिज लगा है, बाकी क्यों नहीं लगा मैंने उसको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कह रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग निकालना है। मतलब ये एक तरह का इडियम है, इडियम का क्या मतलब हो रहा है। कह रहा है द टीम डिसाइडेड टू पुट आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन। कह रहा है कि टीम जो है, मतलब कि जो भी उसका अपकमिंग प्रेजेंटेशन है, जो नया आने वाला प्रेजेंटेशन है, उसके लिए वो सारा प्रयास कर देना चाह रहा है। इसका मतलब पुट आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना किसी भी चीज को सक्सेस बनाने के लिए। ध्यान समझिए, पुट आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब हुआ अपने तरफ से हर वो संभव प्रयास कर देना किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए। जितना दम हो सकता है हम लगा देंगे, हमको एग्जाम निकालना है। इस तरह का उसको बोलते हैं पुट आउट ऑल द स्टॉप्स। क्या बोलते हैं, पुट आउट ऑल द स्टॉप्स। देखिए तो वैसा कौन मीनिंग दे रहा है, कह रहा है टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। बिल्कुल सही है, कह रहा है कि हर वो चीज करना किसी भी चीज के लिए जिससे वो चीज सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल ये सही लग रहा है। दूसरा पर आते हैं, गिव अप इजिली एंड विदाउट थिंकिंग मेनी मच। क्या कह रहा है कि आप गिव अप कर दिए, सोचे ही नहीं उसके बारे में, तो ये तो हो ना, ये इसका उल्टा मतलब आ रहा है। फिर कह रहा है कीप थिंग सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी भी चीज को सिंपल रखना, ये भी नहीं होगा। वेट पेशेंसली फॉर अ मोर फेवरेबल टाइम, मतलब और धैर्य पूर्वक इंतजार करना, अच्छा मेरे लिए और समय अच्छा आएगा तब हम आगे अच्छा करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा मीनिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, उसी को बोलते हैं पुट आउट ऑल द स्टॉप्स। सिंपल सा बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या बोला है, एंटोनिम मतलब उल्टा खोजना है। बोला है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। क्या करना, तो जमा करना। तो जमा करना का उल्टा क्या होगा, हटा दे, डिस्पर्स कर देना, मतलब बिखर जाना, ऐसा ही ना, सेपरेट कर देना, अलग कर देना, यही हो सकता है उल्टा। बंच, बंच में क्या होता है, गुच्छा। तो गुच्छा में कोई चीज क्या रहता है, जैसे बंच ऑफ की बोले तो बहुत सारा की उसमें जमा रहेगा ना, तो ये तो सिनोनिम में आ जाएगा। जैसे कि गार्नर, गार्नर गुड वर्ड। गार्नर का मतलब होता है टू कलेक्ट। क्या होता है, टू कलेक्ट। अब किसी चीज को जब आप कलेक्ट करेंगे तो जमा ही ना होगा, क्या होगा, जमा होगा। ये भी जमा करना है, मतलब ये भी सिनोनिम है। एस्पेयर्ड, एस्पेयर्ड का मतलब होता है, एस्पेयर ऐसे बना है, ये स्पेयर से बना है, SPARE से। एस्पेयर का मतलब होता है, या तो आप इसको दो वर्ड कह सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा हो गया आपके पास, अतिरिक्त है, या फिर एम्प्टी कह सकते हो, खाली है। कोई भी चीज अतिरिक्त रहेगा तो क्या रहेगा, वो खाली हो जाएगा ना।
स्पेयर का मतलब यही होता है, जैसे कि आप दुकान में जाते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स सुने होंगे, स्पेयर पार्ट्स मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट उसको बोला जाता है। तो स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा होता है, एम्प्टी होता है, अतिरिक्त, खाली बोल सकते हैं, रिक्त बोल सकते हैं, ये सब स्पेयर में आता है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होता है। क्या होता है? बिखरा हुआ। तो अब जमा करना का बिखरा हुआ उल्टा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना आसान आसान पूछा हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इतना समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। फिर क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। कौन सेंटेंस इसको पेसिव वॉइस में बताता है? पेसिव वॉइस में देखिए, ये क्वेश्चन तो वैसे गलत पूछा हुआ है, कह रहा है गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। अब ये तो ऑलरेडी पेसिव में दिया हुआ है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। ये तो मतलब इंस्ट्रक्शन देख के कोई बनाएगा तो गलत बना देगा, बट वो विदाउट इंस्ट्रक्शन तो सही बनाएगा, क्योंकि उसको ये पूछना चाहिए था कि इसका एक्टिव पूछना चाहिए था, उल्टा पूछ लिया। ऑलरेडी ये पेसिव ही है, तो ये एक्टिव है ये सब फॉर्मेट, ठीक है। तो यदि कोई क्लेम करेगा कि आप इंस्ट्रक्शन गलत दिए हुए तो कर सकता है कि इंस्ट्रक्शन गलत दिए हुए, उस हिसाब से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो हो सकता है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बच्चा का गलत हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे पेसिव बोल रहे हैं कि इसको आप पेसिव करो। जब यहाँ पे आप लिख ही दिए हो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, तो वाज जब लगा रहे हो तो आप पेसिव कर रहे हो ना, पहले ही पेसिव कर दिए हैं, तो आप इनका एक्टिव पूछिए ना हमसे, उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, वह इंस्ट्रक्शन में गलती है थोड़ा। अब यहाँ वाज सरप्राइज्ड है, या इसका मतलब ये पास्ट में चला गया, तो इसका मतलब पास्ट में ही इसका बनेगा, ये सरप्राइज तो नहीं होगा। अब वाज सरप्राइजिंग तो नहीं होगा ना, ये तो बिफोर में जा रहा है। फिर इज सरप्राइजिंग नहीं होगा, तो एक ही बच रहा है, हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। उनके स्पीच से हर कोई सरप्राइज्ड हो गए। सिंपल सा बात है। यदि एक्टिव पैसिव वॉइस आप पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं होगी, और एक्टिव पैसिव वॉइस यदि डिटेल में कभी पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे, क्योंकि तो बहुत सारा रूल्स है, इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये जम्बल्ड PQRE है, लेकिन ये कुछ PQR अलग तरह का है। इसमें क्या बोला गया है, 1 से 6 तक दिया गया है, लेकिन आपको निर्धारित कर दिया गया है ये पहला सेंटेंस होगा, ये लास्ट का सेंटेंस होगा, ठीक है। मतलब ये पहला सेंटेंस होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें पहला और लास्ट का बता देता है, बीच का बोलता है क्या क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहला बता दिया है, लास्ट का बता दिया, बोला बीच में 4 गो को अरेंज करो, मतलब 6 गो है, अब बीच में 4 गो को आपको अरेंज करना पड़ेगा। लिखा हुआ है इंडिया हैज बीन अ लैंड, भारत किसी चीज का धरती रहा है। तो किस चीज का लैंड, मतलब धरती रहा है, देश रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, किस चीज का देश रहा है। इंडिया हैज बीन अ लैंड, एंड तो नहीं होगा, पहले हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से हो रहा है, सब चीज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोला लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू एजेस, ये सबसे बेस्ट लग रहा है। कह रहा है कि भारत जो है वर्षों से क्या हो रहा है, लर्निंग का लैंड रहा है, मतलब यहाँ पे लोग सीखते रहे। तो क्यों वाला एक ही ऑप्शन वो है, देखिए बात, कोई बात भी ध्यान देना है, क्यों वाला एक ही ऑप्शन है। तो क्या मैं इसको अरेंज करके देखूं तो क्या ये सही बन पा रहा है इसी ऑप्शन के हिसाब से। कह रहा है इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू एजेस, फिर लिखा एस नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल, एजुकेशन यूनिवर्सल रहा है, बट इन द सेंस, अच्छा यहाँ सेंस है, फिर इसके बाद बोल रहा है किस सेंस में, बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड, मतलब लर्निंग को हमेशा बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया गया है। फिर उसके बाद पी एंड द लर्न मैन हैज बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम, और जो भी लर्नेड मैन है उनको हमेशा ही उच्च स्थान पर रखा गया है। बिल्कुल ही सही बात है, तो ये तो बिल्कुल ही सही कर रहा है। देन अब ये बात भी थोड़ा समझ सकते थे आप, सॉरी समझ सकते थे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना हायर, तो जो मेरे साथ डिग्री पढ़े हैं तो बता सकते हैं ये कॉम्परेटिव डिग्री में लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बाद तो देन आना ही चाहिए था। इसके बाद इसका मतलब पी जो है लास्ट वाला सेंटेंस होता तब ना यहाँ देन आता, तो इसका मतलब पी लास्ट में इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, ये तो वैसे भी छट गया था मेरा, इस छट गया था, तो इसका मतलब यहाँ पी लास्ट में होगा, बिल्कुल सही चले गए हम लोग, क्योंकि हायर एस्टीम ये कॉम्परेटिव डिग्री है, तो देन होगा ना कंपैरिजन करने के लिए, तो सही है, यही वाला होगा।
ये तो जो बच्चा पढ़े होंगे वो एक बार में मार दिए होंगे। जैसे ही देखा होगा इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया होगा क्यू वाला शुरुआत में, तुरंत ही मार दिया होगा। यदि हाँ क्यू से 2 ऑप्शन दे देते तब ज़्यादा झंझट होता, ये तो तुरंत ही मार के निकल गया होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर PQRS आ गया, फिर है मेरा PQRS। Arrange the following sentence in correct order to form a meaningful and coherent paragraph। coherent का मतलब जिससे कुछ मीनिंग निकलता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है सबसे। तो अब क्या बोल रहा है, इसमें 5 गो दिया है, ABCD दिया है, 5 गो दिया है, पांचों को अरेंज करना है। तो किस किस चीज से शुरू हो रहा है, D से, B से, C से, A से। इसका मतलब E से शुरू नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हम चलेंगे D पर। पहले बोला है करेक्ट टू गेट दीज ऑर्डर्स, लार्ज ऑर्डर्स। अब किस चीज का ऑर्डर, सबसे पहले बात है टू गेट दीज, किस चीज का ऑर्डर, पहले तो ये होना चाहिए ना किस चीज का ऑर्डर। तो जब आप पहले चीज के ऑर्डर बताओगे तब तो ये तो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता पहले उसी को देख लीजिए। फिर क्या कर रहा है, C नंबर, दीज लार्ज MNCs विथ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड। अब कौन लार्ज MNC, दीज लार्ज MNC तो कोई MNC होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो कोई MNC तो होगा। तो दीज आप खाली डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो पहले उसके पहले तो कोई MNC होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ए क्या बोल रहा है, करा एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रेड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें डी बोला है टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, फिर डायरेक्ट ऑर्डर्स। पहले तो ऑर्डर के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल देना पड़ेगा ना, तो ये भी नहीं हो रहा है। क्या मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्या कर रहा है, लार्ज MNCs इन द गारमेंट इंडस्ट्री। सिंपल से बात, देखिए बिल्कुल सही लग रहा था। गारमेंट इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो आदमी पढ़ के गया होगा धाय धाय मार रहा होगा। लार्ज इंडस्ट्री इन द गारमेंट इंडस्ट्री, लार्ज MNC इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर से अपना ऑर्डर करते हैं। फिर बोला है दीज लार्ज MNCs, फिर देखिए यही लार्ज MNC जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में है उसके बारे में बोल रहा है। तो बी के बाद सी फॉलो कर रहा है ना, बिल्कुल सही फॉलो करवाना है। एक के बाद कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो पहले नाम बताइएगा, फिर ना उम्र बताइएगा। डायरेक्ट नाम बता, डायरेक्ट उम्र नहीं बता दीजिएगा। एक ऑर्डर अरेंज होता है ना हर चीज का, तो वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर PQRS है, चलिए कोई बात नहीं। क्या कर रहा है PQRS में, इसमें 4 गो का है। किसका है, 4 गो का। ठीक है, तो इसमें देखिए आसान, अब देख डायरेक्ट अटैक नहीं करना, इसीलिए बोलते ऑप्शन को अटैक कीजिए। सब में सी सी सी, इसका मतलब इसका शुरुआत सी से होगा। किससे होगा, सी से होगा। ठीक है, हम सी से पढ़ेंगे। करा सही हुआंगडी वाज द फाउंडर ऑफ क्वीन डायनेस्टी एंड वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 221 BC। ठीक है, मतलब वैसा वैसा कुछ था। फिर बोला सी के बाद डी, ए भी बोला, ए भी बोला, बी बोला। ठीक है, डी वाला पढ़ते हैं। इसके बारे में बताया कि वो फाउंडर था इस डायनेस्टी का और फर्स्ट रूलर था यूनिफाइड चाइना का 221 BC में। हिज मौसलम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1974 बाय चाइनीज पीजेंट्स हु वर ड्रिलिंग अ वेल। कह रहा है इसका मकबरा जो है हाल फिलहाल में ही मिला है। 1974 में चाइनीज के पीजेंट मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग, सिंपल वर्ग के लोग थे, जो कि ड्रिल कर रहे थे कुआं को। ठीक है, सही मिल रहा है कि इसको बोल रहा है ऐसा कुछ था और उसका मकबरा मिला है। ये पहले रहा होगा, उसका मर गया होगा तो मकबरा होगा ना उसका, तो सी के बाद तो डी आ सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज मैन एंड हॉर्सेज। करा इसमें क्या क्या है उसके मकबरे में, तो ये सब चीजें हैं। मकबरा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ द हॉर्सेज, अब हॉर्स जब मिला है तो इस हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहा है ना कि ये हॉर्स क्या बता रहा है। ईच ऑफ द हॉर्सेज एंड मैन इज इंडिविजुअली स्कल्प्टेड बाय 3 इंच थिक टेराकोटा क्ले एंड लुक्स यूनिक। बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ तामझाम नहीं है। इस सबको पढ़िएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ही सही था। अब जैसे कि ये सी के बाद एक क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि ये था कि वो फाउंडर है यूनिफाइड चाइना के 221 BC में। अब फिर बोला सी के बाद इट कंसिस्ट ऑफ टेराकोटा। अब क्या कंसिस्ट करता है टेराकोटा, तो कुछ पता ही नहीं चला ना। इस सुई हांगड़ी थोड़े ना करेगा टेराकोटा कंसिस्ट, समझ पा रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता।
ये सब हो ही नहीं सकता था। चलिए देखिए, अब कोई सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो इतना एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ते हैं कि इतना सबका मीनिंग निकालते हैं, हिंदी निकालते हैं, फिर करते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सबका हम हिंदी मीनिंग निकाल पाए, दिमाग में ही करना है, ठीक है? हिंदी मीनिंग थोड़ा निकालना है, और हर वर्ड को समझना भी नहीं, जरूरी नहीं कि हम पूरा नहीं समझेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ा सा यदि आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, आप अपने आप छांट लीजिएगा कि किसके बाद क्या आ सकता है, किसके बाद क्या नहीं आ सकता। जैसे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कैसे बना पा रहे हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो ये सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। घबराना नहीं आपको कि हमको नहीं होगा, आपसे ही होगा, सब कुछ आपसे होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए, यदि आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। जो अभी बना रहा है वो भी तो पहले सीखा है, जो अभी बना रहा है, कोई स्टूडेंट जाके उसमें बना दे रहा है तो उससे भी शुरुआत में नहीं बन रहा होगा, वो भी सीखा, तो आप भी सीखिएगा तो आपसे ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? चलिए, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन फ्रॉम द ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक। होमोफोन क्या होता है ना, जैसे कि ऐसे वर्ड जो आपको सुनने में सेम लगते हैं, होमो मतलब ही सेम होता है, जो सुनने में सेम लगे बट वो मीनिंग अलग अलग होगा उसका, ठीक है? कह रहा है वी शुड डैश अवे, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए होमोफोन वाला कर रहे हैं। कह रहा है वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडिस टू लिव इन हार्मोनी। कह रहा है यदि हम लोग को मिलजुल कर रहना है तो सारे प्रेजुडिस को हटाना पड़ेगा। प्रेजुडिस बना हुआ है जैसे ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं, यही सब होता है, तो ये सब चीजों को हम लोग को हटाना पड़ेगा। मतलब कि यदि मिलजुल कर रहना तो इसको हटाना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात यही कहना चाह रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कास्ट, इस कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति। क्या ये हो सकता है? कास्ट अब मतलब ऐसा हो सकता है जाति को अब, ऐसा नहीं होगा। एक कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा, नहीं बोलते हैं कोस्टल एरिया, ठीक है? ये कोस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग कीमत पढ़ते हैं ना किसी चीज का, कितना प्राइस है, कॉस्ट है, ये कीमत हुआ, तो यह सब हो सकता है। ये कास्ट अवे एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब, कास्ट अवे, कास्ट अवे। वैसे जो ये फ्रेजल वर्ब नहीं जानता है वो इस सब को भी देख के भर देगा। इसका मतलब जाति होता है तो यहाँ भराएगा नहीं, इसका मतलब समुद्र का किनारा होता है तो ये नहीं भरा सकता, इसका मतलब कीमत होता है तो नहीं भरा सकता, ये सबको तो ये बड़ा भर देगा। जरूरी नहीं है कि फ्रेजल वर्ब जानेगा वो बच्चा तो वही तो भर पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब कि बिना जाने भी वो भर सकता है, बस इसका मीनिंग जान ले वो। कास्ट अवे का मतलब होता है टू रिमूव, किसी चीज को हटा देना। तो क्या कहना चाहिए? वी शुड कास्ट अवे ऑल प्रिजुडिस, हमें सारे प्रिजुडिस को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। यदि हम लोग क्या चाहते हैं? हार्मोनी में रहना चाहते हैं। हार्मोनी मतलब हुआ मिलजुल कर रहना। क्या हुआ? मिलजुल कर। हार्मोनी मतलब होता है मिलजुल कर। तो बिल्कुल देख लिए, सारा वर्ड का मीनिंग देख पा रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर। अब देखिए ये स्पेलिंग करेक्शन का है। किसका है? स्पेलिंग करेक्शन। ध्यान रखिए, स्पेलिंग करेक्शन आपको तब तक सही नहीं होगा जब तक आप कॉपी में किसी भी चीज़ को लिखेंगे नहीं। कितना भी याद करेंगे कि ये होता है तो वो होता है, किसी वर्ड का स्पेलिंग ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वो नहीं होगा। जब तक आप उसको लिखिएगा नहीं तब तक आपको हाथ को याद नहीं होगा कि कौन वर्ड जो है कितना लेटर का होता है। जैसे कभी कभी आपको यदि बार बार लिखते रहिएगा ना तो कोई वर्ड गलत होगा ना तो आपको दिमाग में आ जाएगा नहीं नहीं ये वर्ड बड़ा लिखा गया, ये वर्ड छोटा लिखा गया, ये तो कम होता था, ऐसा होगा आपके साथ। इसीलिए लिखने का प्रैक्टिस डालना है, तभी आपका स्पेलिंग हमेशा ही सही होगा। ये बात को ध्यान रखिए। तो इन जैसे हम लिख रहे हैं अभी, आप वैसे ही लिखिए आप, तब आपको ज़्यादा स्पेलिंग याद रहेगा। बोला है अब एक ही वर्ड सब जगह लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी देता हूँ वैसे। The trainer tried to gauge the learner's understanding of the subject by asking several new questions. कह रहा है कि ट्रेनर जो है लर्नर के अंडरस्टैंडिंग को गॉज, यहाँ गॉज का मतलब है समझना। क्या है? गॉज का मतलब समझना। वैसे गॉज का और भी दूसरा मतलब होता है, वो बता देते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चन, मतलब उसे बहुत ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस पूछे जिससे कि वो समझ सके कि लर्नर
का अंडरस्टैंडिंग क्या है सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो गॉज का सही स्पेलिंग ये होता है GAUG। क्या होता है? GAUG। आप जैसे कि रेल में देखते होंगे, ट्रेन में पटरी जो होता है, एक पढ़े होंगे ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, ये सब पढ़े होंगे। रेलवे का तैयारी करते होंगे तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे, नैरो गॉज। अब सब अलग अलग तरह का गॉज है, सब में अलग अलग तरह का डिस्टेंस होता है। जैसे मीटर में तो 1 मीटर का होता है, सबका अलग अलग होगा डिस्टेंस। ब्रॉड में कितना डिस्टेंस हो सकता है 2 पटरी के बीच, नैरो गॉज में कितना डिस्टेंस हो सकता है पटरी के बीच। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिस्टेंस मापने का इकाई है, ठीक है। गॉज इस तरह का मापने की इकाई में भी काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मापने का नहीं था, यहाँ पर था लर्नर के अंडरस्टैंडिंग को समझेगा। क्या करेगा? समझेगा। तो एक तरह से मापना है और समझना है, ठीक है। तो आप ये समझिए। तो गॉज का सही स्पेलिंग ये है। देखिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ, ये दिया हुआ है, बिल्कुल तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर। चलिए फिर आ गया है जम्बल्ड। कोई बात नहीं, जम्बल्ड है। करा है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, क्या क्या शुरू हो रहा है? DBAC, मतलब सब कुछ से शुरू हो रहा है, तो किसी से भी शुरू हो सकता है। तो पहले डी दिया है, बोला 3 कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। कह रहा है 3 कंपीटिंग थ्योरी, मतलब जिसमें संघर्ष चल रहा था, इमर्ज हुआ उसको सॉल्व करने के लिए। तो भैया किस चीज को सॉल्व करने के लिए? तो ये तो नहीं ना पहले दे रहा है कि सॉल्व इट, तो कोई चीज होगा ना जिसको सॉल्व करेगा, वो कोई सवाल होगा, कोई मिस्ट्री होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिसको सॉल्व करेगा, तो वो तो पहले आना चाहिए ना, तो वो नहीं ना हो सकता। फिर भी कह रहा है वाज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड वाज लॉन्ग, क्या मिस्ट्री था? पहले क्या मिस्ट्री था? ये समझ में भी तो नहीं आ रहा है कि पहले कौन सा मिस्ट्री था, नहीं था, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो सकता। ए में आएंगे, कह रहा है बिगनिंग इन द 90th सेंचुरी, ये हो सकता है, मतलब 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में, ठीक है। यदि ये इन द बिगनिंग ऑफ द 90th सेंचुरी और भी अच्छा होता है, चलिए ठीक है, ऐसा ही लिखा है, बिगनिंग इन द 90th सेंचुरी। फिर उसके बाद बी वाज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द मून 3 कंपीटिज, नहीं, अब यहाँ भी समझना है। देखिए ABDC लिखा है, बिगनिंग इन द 90th सेंचुरी वाज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड 3 कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट द ओरिजिन ऑफ द मून। यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना। और यहाँ पे एक बात समझ में मुझे आ रहा है कि मून के ओरिजिन को ही सॉल्व करना है, मून के ओरिजिन को ही ना सॉल्व करेगा। एक बात तो समझ में आ रहा है, द ओरिजिन ऑफ द मून, ये पहले होना चाहिए कि इसके मून के ओरिजिन को ही सॉल्व करेगा ये जाके। तो यहाँ से शुरू होगा, द ओरिजिन ऑफ द मून वाज लॉन्ग अ मिस्ट्री, पहले क्या था? एक तरह का रहस्य था। एंड बिगनिंग इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरुआत में 3 कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट, 3 जिसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा था, 3 थ्योरीज में वो उभर कर आया और इसको सॉल्व करके रख दिया। बिल्कुल ये बन रहा है, समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां से आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया है। तो ये वाला पार्ट जो है, अब जो है आपका मतलब कि 29 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 29 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद क्लॉज टेस्ट है। तो ये वाला नेक्स्ट सेशन में उसको पूरा कर देंगे। 2 सेशन हो चुका है आपका, अब कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट को नेक्स्ट सेशन में कर देंगे। आप लोग जो है वीडियो देखते हैं उसको लाइक भी कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें जितना आप बताएंगे कि फीडबैक देंगे आपको कैसा लगता है, नहीं लगता है, तो उस पर हम और भी ज़्यादा वर्क करेंगे। इसके लिए आपका सपोर्ट बना रहता है हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, वेलकम।